नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। यहाँ पर आपको म्यूजिक का प्रतिदिन क्लास मित्रों सुबह 8 बजे स्टार्ट किए जाते हैं, अतः आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं या किसी भी स्टेट का यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें क्योंकि सभी प्रश्न का विश्लेषण जो है से बहुत ही ढंग से किया गया है। ठीक है, अतः आज का प्रथम प्रश्न है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, विवादी के नाम से पहचाना जाता है। सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर विवादी स्वर माना जाता है। विवादी स्वर को वर्जित स्वर भी कहा जाता है। कुछ संगीतज्ञ अवरोह में पंचम का अल्प प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय मित्रों सुबह का है। सुबह में प्रातःकालीन गाया जाता है ये पल। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। राग भैरव का गायन समय सुबह का माना जाता है। भैरव राग में 7 स्वर लगते हैं जिनमें रे ध कोमल लगते हैं। भैरव राग में ध वादी तथा रे संवादी होने के कारण यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, टप्पा गायक के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पंजाबी ताल बजती है। डॉ क्या हो जाएगा? पंजाबी ताल। व्याख्या देखेंगे। टप्पा गायन शैली का जन्म पंजाब में हुआ था। इसके साथ अगर देखा जाए तो टप्पा ताल बजाई जाती है, लेकिन पंजाबी ताल में भी बजाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, चार ताल किस गायकी की ताल है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद की है। एप्पल किसकी है? ध्रुपद की है। व्याख्या देखेंगे। ध्रुपद वीर रस प्रधान गायन शैली है। उसी के आधार पर चार ताल के ठेके की रचना हुई है, जो कि संगत में ध्रुपद गायकी को रसपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गुना का साइन होता है, मतलब क्रॉस। ठीक है, मतलब बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। इसका व्याख्या, भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्रॉस का माना जाता है और यहीं से संगत करता ताल को बजाना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, ऑडो संपूर्ण जाति कौन सा राग है? तो ऑडो संपूर्ण जाति जो आपका है मित्रों असावरी राग है। कैट इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या देखेंगे। असावरी राग ऑडो संपूर्ण राग माना जाता है। असावरी राग के आरोह में ग नी स्वर वर्जित है और अवरोह से 7 स्वरों का प्रयोग होता है। जिन रागों के आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होते हैं उन्हें ऑडो संपूर्ण जाति राग माना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, राग का वादी स्वर है। तो मित्रों राग का जो वादी स्वर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल, सबसे अधिक लगने वाला। राग का वादी स्वर क्या है? तो सबसे अधिक लगने वाला। मित्रों यहाँ पर आपका व्याख्या डिटेल्स में आपको डाल दिए हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अलार खां किनके पिता थे? तो अलार खां एक तबला वादक थे और इनके पुत्र का नाम था जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। यह भी तबला वादक थे। व्याख्या पर ध्यान देंगे। अलार खां जाकिर हुसैन के पिता थे, जो कि उच्च कोटि के अष्टपदी ख्याति प्राप्त तबला वादक थे। आपको जन्म जो है, मतलब अलार खां का जो जन्म हुआ था पंजाब में हुआ था। आपने पंजाब घराने का विकास किया। मतलब पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन और अलार खां का संबंध किस घराने से था? तो पंजाब घराने से। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पहले किसका जन्म हुआ? तो मित्रों सबसे पहले जो जन्म हुआ था, छोटी ख्याल का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था। और छोटी ख्याल के जो जन्मदाता थे, खोजकर्ता, तो अमीर खुसरो साहब थे। कौन थे? अमीर खुसरो साहब छोटी ख्याल के जन्मदाता माने जाते हैं। आविष्कार किया था। ठीक, और 15वीं शताब्दी में सुल्तानपुर के हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का आविष्कार किया था। हुसैन सरकी बड़े ख्याल का आविष्कार किए थे
और छोटे ख्याल का आविष्कार किसने किए थे? तो अमीर खुसरो साहब किए थे। ठीक है। अगला आपका प्रश्न मित्रों आपका कि गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा दरबारी, डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरबारी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इसका यहाँ व्याख्या आपको स्पष्ट रूप से डाल दिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विनायक राव पटवर्धन। बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं? तो विनायक राव पटवर्धन साहब के। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ कि बलवंत राय भट्ट विनायक राव पटवर्धन के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों आपको याद होना चाहिए कि सविता देवी का संबंध जो है से ठुमरी से है। किससे है? ठुमरी से है। अगला प्रश्न आपका है, सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मंद्र मध्यम में मिलाया जाता है। सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रागांग को दर्शाता है। ये पहले इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। व्याख्या देखिए, राग का सरगम, राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। सरगम के द्वारा ही राग का स्वर स्पष्ट होता है। सरगम में ही राग के वादी, संवादी, अनुवाद और विवादी स्वर प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो मित्रों रागों की जो पहचान होती है स्वर के समूह के आधार पर होता है। स्वर के समूह के आधार पर होता है। ये पहले इसका आंसर क्या है? सत्य है। प्रत्येक राग में कुछ विशेष स्वर समूह होते हैं जो कि उस राग की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। इसी के पर्याय रूप को हम पकड़ भी कहते हैं, जिससे किसी राग की पहचान होती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, दिलरुबा वाद्य किस प्रकार का वाद्य है? तो मित्रों जो दिलरुबा वाद्य है वो तंत्र वाद्य के अंतर्गत आता है। एप्पल आंसर क्या है? सही है। ठीक है। दिलरुबा वाद्य तंत्र वाद्य का, तंत्र वर्ग का वाद्य है। वाद्य कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के वाद्य, 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, तत्ववाद, सुशीलवाद, घनवाद और अवनदवाद। बार बार हम बता रहे हैं कि वाद्य, चारों वाद्य का डिटेल्स जानकारी एक हम वीडियो बना दिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मित्रों लिंक भी दे दिए, वहां जाकर के आप एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ठुमरी के साथ बजाई जाती है। कैट। ताल दीपचंदी जो है से किसके साथ बजाई जाती है? ठुमरी के साथ बजाई जाती है। इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिए, ताल दीपचंदी मुख्यतः ठुमरी गायकी के साथ बजाई जाती है। यह श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है जो उपशास्त्रीय शैली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बनारस घराने की। डॉग इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या देखेंगे, टप्पा बनारस घराने की विशेषता है। ख्याल गायकी के बाद टप्पा गायकी का प्रचार हुआ। टप्पा गायकी का आविष्कार मियां सौरी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टप्पा गायकी का आविष्कार किसने किया था? तो मियां सौरी ने किया था। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो मित्रों सब कुछ जानता है कि ठुमरी जैसे बनारस का ठुमरी जैसे प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे हम लोग कौन कौन व्यक्ति ठुमरी से संबंधित है। बनारस घराने की ठुमरी प्रसिद्ध है। ठुमरी चंचल प्राकृतिक गायन शैली है। इसके साथ मुख्यतः दीपचंदी जब ताल बजाता है। वर्तमान समय में शोभा गुरटू, सविता देवी, गिरजा देवी, ठीक है, जैसे ठुमरी के जैसे प्रसिद्ध गायिका है। सबसे ज्यादा पूछता है गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी से है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। बांसुरी का भी मित्रों डिटेल जानकारी हम वीडियो बना दिए हैं, एक बार जा करके। कहने का मतलब है कि सभी वाद्य यंत्रों का डिटेल जानकारी हम दे दिए हैं। आप जरूर पीडीएफ निकाल करके या फिर जैसे मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगला प्रश्न पर हम ध्यान देंगे,
कि स और रे में कितनी श्रुतियां का अंतर है। तो स और रे में मित्रों 2 श्रुतियों का अंतर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है। व्याख्या देखेंगे, प्राचीन काल में सुसंवाद ऐसे 2 स्वर मानते थे जिनकी परस्पर दूरी 9 या 13 श्रुति होती हो। ठीक है। और विसंवाद ऐसे 2 स्वरों को मानते थे जिनमें 2 स्वरों के बीच 2 श्रुति का अंतर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस ताल की सम पर खाली होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रूपक पर। बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या देखेंगे, रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली मानी जाती है क्योंकि उसकी पहली मात्रा का वर्ण ती है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, परण किस वाद से संबंधित है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पखावज। परण किससे संबंधित है? पखावज से। प से परण और प से पखावज याद आप रख सकते हैं। उत्तर भारत में तबला आविष्कार के पहले पखावज वाद्य का प्रयोग होता था जिसमें परण बजाई जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित थे? मतलब नाना साहब पानसे क्या बजाते थे? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पखावज बजाते थे। क्या बजाते थे? पखावज बजाते थे। व्याख्या पर ध्यान देंगे, नाना साहब पानसे पखावज वाद्य से संबंधित है। पखावज एक अवनद वाद्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो मित्रों अलंकारों का जो निर्माण होता है स्वर से होता है। किससे होता है? स्वर से होता है। व्याख्या पर ध्यान देंगे, अलंकारों का निर्माण स्वर से होता है। कुछ नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है एग्जाम में कि अलंकार को और किस नाम से जानते हैं? तो पलटा के नाम से जानते हैं। अलंकारों से स्वर विस्तार भी अलंकारों से स्वर विस्तार में भी सहायता मिलती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, भारतखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों जो है से लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। व्याख्या पर ध्यान देंगे, भारतखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना विष्णु नारायण भारतखंडे जी ने की थी। इस विश्वविद्यालय में संगीत की तीनों विद्याओं को शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, राग अडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तार सप्तक में राग अडाना का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या में प्रत्येक राग का अपना चलन होता है। कुछ राग मंद्र सप्तक में, कुछ मध्य सप्तक में और राग अंडाना मुख्यतः तार सप्तक में। यहाँ लिखा हुआ तार सप्तक में ज्यादा निखरता है। इस प्रकार इसका आंसर क्या है? तार सप्तक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपका, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ जो थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। व्याख्या देखेंगे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। आपका जन्म गुजरात में 14 जून 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। मतलब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था 14 जून 1897 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 7 होती है। कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन मित्रों कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो सियाराम तिवारी जो मित्रों थे ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। किस गायकी के लिए? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे मित्रों। व्याख्या देखेंगे, सियाराम तिवारी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी का आविष्कार 15वीं शताब्दी में, ठीक है, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि ध्रुपद गायकी का आविष्कार किसने किया? तो मानसिंह तोमर ने किया। कब किया? तो 15वीं शताब्दी में किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, भावरंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? भावरंग लहरी किसके नाम के साथ
जुड़ा है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित बलवंत राय भट्ट। क्या हो जाएगा? पंडित बलवंत राय भट्ट है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपका, प्रणव भारती के लेखक का नाम है, मतलब प्रणव भारती किताब है उसको किसने लिखा? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। प्रणव भारती पुस्तक के लेखक है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है। आपके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। पूछ सकता है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन है? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ओमकार नाथ ठाकुर जी के प्रमुख पुस्तकों में प्रणव भारती और संगीतांजलि विशेष उल्लेखनीय है। मतलब प्रणव भारती और संगीतांजलि के लेखक कौन है? ओमकार नाथ ठाकुर। और ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, स और रे में कितनी श्रुतियां का अंतर है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 2। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। स्वर और रे में कितनी श्रुतियां का अंतर है? तो 2 श्रुतियों का अंतर है। मित्रों इसका यहाँ पर विशेषज्ञ तरीका से व्याख्या इसको हम डाल दिए हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? ख्याल गायकी के लिए मित्रों प्रसिद्ध थे। इसका व्याख्या देखेंगे मित्रों हम लोग। बाला साहेब पूंछ वाले, ठीक है, पूंछ वाले ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। ग्वालियर घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों ध्यान देंगे बारीकी से। त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा दक्षिण भारत से थे। ठीक है। कहां से थे? दक्षिण भारत से थे। इसका बॉल आंसर क्या है? सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? प्रारंभ में इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको प्रारंभ में 3 ग्राम थे। तीनों ग्राम का मित्रों आपको हम स्पष्ट रूप से जानकारी दे रहे हैं कौन कौन थे, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में 3 ग्राम थे। पहला था षडज ग्राम, दूसरा का मध्यम ग्राम और तीसरा का गंधार ग्राम। भरत मुनि ने 2 ही ग्राम का वर्णन किया है। पूछ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने ग्राम का वर्णन किया गया? तो 2 ग्राम का। पहला षडज ग्राम और दूसरा का मध्यम ग्राम। ठीक है। गंधार ग्राम को लुप्त कर दिए थे। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। सभी शुद्ध स्वर से निर्मित राग है। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा यमन। क्या हो जाएगा? यमन राग। ठीक है। इसका व्याख्या पर दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे। यमन राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। खमाज राग के आरोह में रे का प्रयोग नहीं होता है। बिलावल राग में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो मित्रों राग यमन का जो संवादी स्वर है वो नी है। क्या है? नी है। राग यमन का संवादी स्वर जो है नी है। ठीक है। इसका व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिए। यमन राग में ग वादी नी संवादी स्वर होता है। यह कल्याण थाट का राग है। जाति साडव साडव और गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। आपसे पूछ सकता है कि यमन राग की जाति क्या है? तो साडव साडव जाति है। और यमन राग की गायन का समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर है। और संगीत में प्रहर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। अमजद अली किस वाद्य को बजाते थे? ठीक है। या फिर अमजद अली खां किस वाद्य को बजाते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सरोद वादक ही है। क्या है? सरोद वादक है। अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों इसको व्याख्या पर। अमजद अली खां सरोद वाद्य बजाते हैं। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। ठीक है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिए। पंडित रविशंकर
उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। पंडित रविशंकर ने केवल भारत के अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत के शीर्षस्थ सितार वादक हैं। मतलब पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, तो सितार वादक हैं। यहाँ पर जिक्र आपको कर दिया गया। और पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला प्रश्न आपका है कि गायन के ख्याल का वादन प्राय क्या है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर मित्रों गत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गत मतलब डॉग। इसका आंसर क्या है, सही है। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार गायन में ख्याल शैली का महत्व होता है, उसी प्रकार वादन में किसका महत्व होता है, तो गत का होता है। ख्याल मित्रों दो प्रकार के होते हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। पूछ सकता है कि ख्याल कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं छोटा ख्याल, दूसरा को बोलते हैं बड़ा ख्याल। छोटा ख्याल का आविष्कार जो आपको थे, आविष्कारक थे अमीर खुसरो साहब थे। और बड़ा ख्याल के जो आविष्कारक थे सुल्तान सर्की थे। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिना सारिका की बिना का नाम है। बिना सारिका की बिना का नाम है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो, इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर क्या है, सही है। इसका व्याख्या देखिए मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं कि रुद्र बिना, तंजौर बिना और विचित्र बिना में सारिका होती है। ठीक है, अगला इसका प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं। इसकी व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध है। सारंगी एक तंत्र वाद्य है जिसे गज से बजाया जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि सारंगी किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है। सारंगी कैसा वाद्य है, तो तंत्र वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है। मतलब तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अहमद जॉन थिरकुआ को, एप्पल। ठीक है, अहमद जॉन थिरकुआ को संगत सम्राट की पदवी प्राप्त है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तबले में संगत सम्राट की पदवी अहमद जॉन थिरकुआ को प्राप्त है। आपने संगीत की शिक्षा मेरठ निवास से, ठीक है, उस्ताद मुनीर खान से प्राप्त की। मतलब पूछ सकता है कि अहमद जॉन थिरकुआ के गुरु कौन थे, उस्ताद मुनीर खां। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था। मतलब कंठे महाराज के शिष्य इनमें से कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था, तो किशन महाराज है। क्या है, किशन महाराज। कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या है, तो किशन महाराज। कंठे महाराज के शिष्य का नाम किशन महाराज है। किशन महाराज बनारस बाज बजाते थे। ठीक है, बहुत ही देखिए ध्यान दीजिएगा, किशन महाराज बनारस बाज बजाते थे। आपका जन्म 3 सितंबर 1923 ईस्वी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, इनका जन्म उत्सव प्रतिवर्ष जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। ये छोटा डेट नहीं देख करके मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पागल दास क्या बजाते थे। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पागल दास का जो रियल नाम था स्वामी राम शंकर दास था। स्वामी राम शंकर दास था। ठीक है, तो पागल दास जो थे मित्रों यह पखावज बजाते थे। क्या बजाते थे, मतलब पखावज बजाने में इतना ज्यादा माहिर थे कि लोग इनको पखावज का पागल दास इनको बोलने लगा था। ठीक है, पुकारू नाम हो गया था। पागल दास पखावज वाद्य बजाते थे। पागल दास का पूरा नाम स्वामी रामशंकर दास है। आपका जन्म जो है, पागल दास का जो जन्म है 15 अगस्त 1920 ईस्वी को देवरिया जिला के मंझौली नामक गांव में हुआ था, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मित्रों हो जाएगा स्वर की आंस, मतलब गुंज को बढ़ाना। स्वर की आंस कहने का मतलब गुंज ध्वनि को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है,
यहाँ व्याख्या देखिएगा, जब तरफ के तार को स्वर से मिला दिया जाता है और मुख्य तारों पर जब स्वर बजाया जाता है तो उसकी गूंज बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कुल कितनी श्रुतियां हैं? तो कुल जो मित्रों है 22 श्रुति है। कुल श्रुति कितने हैं? 22 श्रुति है मित्रों। 22 श्रुतियों के एक बार हम नाम भी आप एक वीडियो में बता दिए, जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न मित्रों कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा बिलावल राग को दर्शाता है, सी नंबर। बिलावल राग जो है संपूर्ण जाति का माना जाता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास मित्रों, चैनल को मित्रों जरूर अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों लाइक जरूर कर दें। एक चीज आपको जरूर हम बोलेंगे कि जब भी पढ़ा कीजिए एक ग्रुप बना करके पढ़ा कीजिए मित्रों, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। जिस प्रकार मेरा उद्देश्य है आपका भविष्य बनाना, उसी प्रकार आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि अपने जीवन में सफल होना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।